ओके, तो जैसे कि आज अपना जो टॉपिक है वो आपके सामने ही है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड ईयर यानी फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अपने राजनीति विज्ञान का सिलेबस है। और ये इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं वो है शक्ति के बारे में। और जैसे कि एक लाइन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक संबंध की भारतीय शक्ति संघर्ष की राजनीति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है ना। ये बात यहाँ पर ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक संबंध जितना भी प्रकार का होता है उन सभी में शक्ति संघर्ष के लिए होता है। शक्ति के लिए संघर्ष हमेशा होता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शक्ति के तत्व, और ये एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। शक्ति के तत्व की देखो बात करें तो किन किन वजह पर, किन किन तत्वों के आधार पर हम ये कहते हैं कि वो देश शक्तिशाली है। यानी ऐसे कौन से तत्व हैं जिससे कोई देश शक्तिशाली माना जाता है या ऐसा समझा जाता है कि ये चीज़ देश शक्तिशाली बनाएगी। तो इसी के अंतर्गत पहला आता है भौगोलिक तत्व, ठीक है। अब भौगोलिक तत्व जिसके अंतर्गत भौगोलिक धरातल, जलवायु, परिस्थिति, मतलब इसे समझना है कि कोई भी देश शक्तिशाली होना किस तत्व पर निर्भर करता है, भौगोलिक तत्व पर। भौगोलिक तत्व का मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये समझने की कोशिश कर लीजिएगा कि ठीक है ना। यहाँ पर समझिए, देखिए भौगोलिक तत्व का मतलब जैसे किसी देश के पास अच्छी जमीन है, जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी, जितनी ज़्यादा उसका धरातल होगा वो उतना ज़्यादा ताकतवर होता है ना, कि भाई इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वाला। तो इस प्रकार से कोई जो देश है जिसका क्षेत्रफल कम है, किसी का ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्रफल को ज़्यादा शक्तिशाली का परिचय माना जाता है। जलवायु बात करें, अगर आप रेगिस्तान एरिया में रह रहे हैं, इसी जगह आप मान लीजिए ऐसे इन्वायरमेंट रह रहे हैं जो बहुत ही अनुकूल जलवायु है, तो अनुकूल जलवायु देश को सपोर्ट करती है और मजबूत बनाती है। परिस्थितियाँ हैं, इसके अलावा बात करते हैं भौगोलिक तत्व में ऊंचावच यानी धरती या धरातल है वो कैसा है, समतल है, उबड़ खाबड़ है। क्योंकि अगर देखो समतल धरातल होता है तो वो धरातल उस देश को सपोर्ट करता है, आवागमन है या किसी भी प्रकार की जरूरत है तो वो सही से हो जाती है। तो भौगोलिक तत्व भी शक्ति के रूप में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा बात करें आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व में जैसे धन, संपत्ति, उद्योग की प्रकृति, ये भी इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देश के पास आर्थिक तत्व की अगर उपलब्धता है तो वो देश शक्तिशाली होता है। अब उस देश के पास पर्याप्त रूप में औद्योगिक समृद्धि है, डेवलपमेंट है, तो उसके बाद धन संपत्ति होगी और वह दूसरे देशों के मध्य ताकत का नुमाइश भी कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, पेट्रोलियम, परमाणु शक्ति, ऊर्जा, कोयला। देखो प्राकृतिक संसाधन किसी देश के अंतर्गत जैसे
सऊदी अरब वगैरह जो है वो क्यों पावरफुल है, उसमें एक ही चीज़ उनके पास है इसलिए वो पावरफुल है, और वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम उनके पास खूब ज़्यादा, पेट्रोल पानी की ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होने की वजह से दूसरे देशों को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा के लिए हर देश ज़रूरतमंद है। हर देश को अपने उद्योग धंधों को और ऊर्जा के लिए पेट्रोलियम की जरूरत पड़ती है, और जिसके पास पेट्रोल होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा खनिज, जैसे एक देश के अंतर्गत सोने के भंडार ज़्यादा हैं तो बिना कहे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और वो ताकतवर होगा, उसके पास अंतर्राष्ट्रीय मनी भी बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो ये ऊर्जा संसाधन या खनिज संसाधन के मामले में, जैसे एक दो रेगिस्तानी एरिया में रह रहा जहाँ लगभग न के बराबर कुछ उपयोगी है, खनिज भी उपलब्ध नहीं हो रहे, उसी जगह कुछ ऐसी बात करें छोटा नागपुर का पठार है तो वहाँ कितने उपयोगी खनिज संपदा है, तो वो उस चित्र को पावरफुल और मनी लैंड कहलाती है मनी लैंड। इस प्रकार से ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम ये एक देश के पास है तो वो शक्ति का परिचायक कहलाता है। ठीक है, तकनीकी व प्रौद्योगिकी। हाँ, देखिए, तकनीकी व प्रौद्योगिकी का मतलब ये होता है कि आज के समय अगर कोई देश मान लीजिए किसी दूसरे मामलों में अव्वल नहीं है, आगे नहीं है, लेकिन अगर उसके पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के दम पर वह दूसरे देशों को झुका सकता है। टेक्नोलॉजी से उसकी ताकत बढ़ जाती है। आज कल देखा जाए तो ये तकनीकी और प्रौद्योगिकी, इससे हर क्षेत्र में क्रांति लाई जाती है, भले वो कृषि क्षेत्र में हो, खनन के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो या और कोई क्षेत्र हो। तो अगर तकनीकी क्षेत्र के रूप में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर काम करे तो वो देश आगे बढ़ता है, और ये टेक्नोलॉजी हर देश लाना पसंद करते हैं। तो तकनीकी और प्रौद्योगिकी ये ऐसे तत्व हैं जो हर देश को जरूरत है और वो उसको शक्तिशाली बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसी तरह से सांस्कृतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी संस्कृति लोगों को एकजुट करती है, और लोग अगर एकजुट है तो वो राष्ट्र को मजबूत करते हैं, और अगर राष्ट्र मजबूत है तो वो दूसरों के सामने अपने कहते हैं ना आत्मविश्वास के साथ किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। तो संस्कृति देश को मजबूत बनाती है, और संस्कृति में अगर विवाद हो जाता है तो देश को तोड़ देती है। इसलिए कोई देश कैसे शक्तिशाली हो तो उसके एलिमेंट आपको बता रहे हैं, और वो एलिमेंट ही आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मनोबल व विचारधारा, समझिए ये कैसे, क्योंकि देखिए मनोबल यानी एक देश के प्रति लोगों का जो मनोभाव है वो देश के प्रति समर्पित भाव है, और उस आधार पर है ना उसमें सामाजिकता, भाईचारा और मनोभाव मित्रता का बढ़ता है, यही हो। और दूसरा विचारधारा, देखो विचारधारा का मतलब जैसे फांसीवाद है, कुलीन तंत्रवादी है, नाजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है। तो एक विचारधारा के दम पे पूरा देश एकजुट हो जाता है, यानी एक छतरी के नीचे सभी आना, तो वो उस छतरी की ताकत है कि सभी उसके नीचे रहना पसंद करते हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं विचारधारा, जैसे हम आज समाजवादी विचारधारा को अपना रहे हैं, और जो देश लोग या उस देश के लोग समाजवादी को विचारधारा को अपने लिए अच्छा मानते तो देश के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। विचारधारा विचारों की पूंज होती है जिसके जरिए लोगों में अट्रैक्शन पैदा करती है, एकजुटता पैदा करती है, और यही एकजुटता उन्हें आगे सक्षम और पावरफुल बनाती है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, देखो टोटली हमने कितने बात करी, 6। आगे लिखिए,
राजनीतिक नेतृत्व, यानी एक देश को चलाने की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो बहुत ही टैलेंटेड है। कहते हैं ना कि सेना में अगर सैनिक कम भी हो, लेकिन अगर उसका लीडर है ना वो उस योग्य हो तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता। मतलब सेना का सेनापति बढ़िया होना तो छोटी सेना भी बड़ा से बड़ा काम कर लेती है। अगर एक बड़ी सेना का सेनापति अगर डरपोक है या उसमें योग्यता नहीं है तो बड़ी सेना भी कोई काम के नहीं, यानी लीडर। तो आज एक देश का शक्तिशाली होना उसकी लीडर पर डिपेंड करता है। ये जो चीज़ है ना आपको समझना है। नेतृत्व क्यों जरूरी है? क्योंकि नेतृत्व उसकी दिशा लाइन तय करता है, नेतृत्व उसे शक्तिशाली बनाता है। इसके अलावा एक बहुत ही सामान्य को क्या है कि इसको इस देश शक्तिशाली है कैसे, तो उसके पीछे आता है सैन्य शक्ति, सेना, तकनीकी क्षमता, अत्याधुनिक हथियार। तो आज के समय ये भी माना जाता है कि जिसके पास ज़्यादा सेना है, बड़ी सेना है, वो देश ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। देखो बिल्कुल इतिहास की भी बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ ये माना जाता है कि अगर कोई देश शक्तिशाली है तो शक्तिशाली होने का ये भी माना जाता है कि उसके पास एक मजबूत शक्तिशाली सेना है। अब इतिहास में बहुत सारे उदाहरण रख करके देख लो, शक्तिशाली सेना के सामने छोटी सेना पहले ही मनोबल खो देती है। तो एक देश के पास बड़ी सेना होना शक्ति का बड़ा अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो शक्ति के घटक में सैन्य शक्ति भी आती है। अब सेना संख्या में ज़्यादा हो, उसके पास तकनीकी क्षमता ज़्यादा हो, अत्याधुनिक हथियार। आज के समय देखो ना वेपन ऐसे सैनिक तैयार किए जा रहे हैं जो पूरे वेपन की तरह है, आयरन मैन की तरह है। तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि ये वो एलिमेंट और तत्व हैं जो एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो अब तक हमने आपको ये जो शॉर्ट एंड ईजी में पॉइंट बताए कि शक्ति क्या है और क्यों जरूरी है, और शक्ति के कौन कौन से तत्व है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश का दीर्घकालीन लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन आज हर देश को शक्ति चाहिए। क्योंकि शक्ति होंगे तो उस शक्ति के आधार पे वो अपने हित स्वार्थ को पूरा कर सकता है। बिना शक्ति के कोई भी देश उसके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। तो शक्तिशाली होना परम आवश्यक माना जाता है और शक्ति ही पहचान बनती है। इस तरह से हर देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने हितों की पूर्ति के लिए शक्ति को सर्वव्यापक और सर्वप्रथम मानकर उसी अकॉर्डिंग अपने कार्य और नीति को बढ़ाता है। तो हमने यहाँ पर आपको शक्ति के संबंध में ही बताया, शक्ति के तत्व। और ये प्रश्न आ सकता है कि शक्ति के घटक कौन कौन से हैं, तो पढ़िएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा।